हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट किंगडम, जिसको हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है, एक होती है बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं, उसी के अंतर्गत प्लांट किंगडम को पढ़ा जाता है। तो प्लांट किंगडम से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को हम सिंगल वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। मैं आपको देखिए इस टॉपिक से 6-7 वीडियो दे सकता हूँ अलग अलग तोड़ के, बट आप उससे कंफ्यूज ही होगे। तो मैंने आपके लिए इसीलिए सिंगल वीडियो प्लान किया है कि आप एक ही फ्लो में ये टॉपिक जो है पूरा ख़त्म करो। तो प्लांट किंगडम को हम पढ़ने वाले हैं, तो इस लेक्चर के फ्लो को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर फ्रेंड्स हम यहाँ पर टाइप डिस्कस करेंगे, पादप जगत के प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा, ये सब क्या होती है प्लांट की कैटेगरी, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनके अंदर भी और भी कैटेगरी होती है जिनसे लेटेस्ट में अभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब प्लांट में जो वास्कुलर सिस्टम होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, उनके आधार पर इनको अलग अलग भाग में विभाजित किया जाता है कि किसी प्लांट में बीज नहीं पाया जाता है, किसी में पौधों का शरीर जो होता है उसमें जड़, तना, पत्ती इन सब में विभाजित नहीं होता है, और किसी प्लांट में इन सभी पार्ट में विभाजित होता है। तो इस तरीके से उनकी अलग अलग कैटेगरी है जो कि हम इस भाग के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की, जिससे भी एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद प्लांट टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट के अंदर जो भोजन बना है वो भोजन किस तरीके से उस प्लांट के अंदर फ्लो होता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टिश्यूज़ का काम क्या होता है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद प्लांट हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बायो फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, जैव उर्वरक की, जो कि क्या होते हैं, मिट्टी में उन्हें मिलाया जाता है और वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, जिससे पौधों के विकास में फ़ायदा होता है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी को हम पढ़ेंगे, पादप आकारिकी। ये बॉटनी की वो शाखा होती है जिसमें पौधों की बाह्य संरचना, जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आप गाजर खाते हो या मूली खाते हो तो वो क्या है, वो एक प्रकार की जड़ होती है। आलू हम खाते हैं तो वो क्या होता है, तना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम प्लांट डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, प्लांट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रोगों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में हम प्लांट्स एंड देयर ईटेबल पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम ऐसे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मैंगो जो होता है उसमें कौन सा वाला भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है, तो वो होता है मध्य फल भित्ति, मतलब मेसोकार्प। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर वो भाग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो है इस टॉपिक का जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पादप जगत के प्रकारों को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, पादप जगत की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो प्लांट का शरीर होता है, प्लांट की बॉडी होती है, उसे हम वास्कुलर सिस्टम और सीड फॉर्मेशन के आधार पर कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो संवहनी तंत्र और बीज निर्माण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक है थैलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा और तीसरा है ट्रेक्योफाइटा। सीधे एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से स्ट्रक्चर को समझना आप। थैलोफाइटा में हम क्या पढ़ेंगे, पौधों का जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। तो ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो वो हम थैलोफाइटा के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, जहाँ पर ऐसे पौधे आते हैं जो कि जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं और इनके अंदर बीज जो होता है वो नहीं पाया जाता है। फिर हम ट्रेकोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेकोफाइटा में क्या होता है, इस प्रकार के प्लांट में जड़, तना और पत्ती जो होती है वो पाई जाती हैं। क्लियर। अब ट्रेकोफाइटा के भी फ्रेंड्स 3 टाइप होते हैं। एक होता है टेरिडोफाइटा, सेकेंड होता है एंजियोस्पर्म और तीसरा होता है जिम्नोस्पर्म। तो ये 3 टाइप होते हैं ट्रेक्योफाइटा के। यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो होता है उसके भी 2 भाग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक करेंगे मोनोकोट्स को और दूसरा है डाइकोट, मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस तरीके से ये प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। अभी इस स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको हमको दिमाग में बिल्कुल रखना है। 3 मेन टाइप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा। ट्रेक्योफाइटा के भी 3 पार्ट हैं, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो है उसके 2 टाइप हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब एक एक करके हम डिटेल में सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा की।
थेलोफाइटा जो है फ्रेंड्स, ये पौधों का सबसे बड़ा संघ है, लार्जेस्ट यूनियन है ये प्लांट्स का। इस टाइप के पौधों का जो शरीर होता है उसमें जड़, तना, पत्तियाँ ये सब नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ये एक थैलस मतलब एक संरचना के रूप में रहता है, इसीलिए इसे थेलोफाइटा कहते हैं। एक थैलीनुमा संरचना में रहता है। इस टाइप के प्लांट्स में संवहनी ऊतक जो होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज, वो नहीं पाए जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टिश्यू के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम वास्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये होते क्या हैं। देखिए, संवहनी ऊतक, वास्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, तो इससे मतलब है हमारा जाइलम और फ्लोएम, दो टिश्यू से। जाइलम और फ्लोएम ये दो टाइप के जटिल ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के सेल्स मतलब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? पौधे के अंदर जल का परिवहन करना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, ये सब इनका काम होता है। क्लियर? या आगे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू में। तो इस तरीके से संवहनी ऊतक जो होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, ये थेलोफाइटा के अंदर नहीं पाए जाते हैं। थेलोफाइटा की बात करें तो ये वो प्लांट्स होते हैं, ये वो पौधे होते हैं जो मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल डिस्कस करें तो शैवाल, एल्गी, कवक जिन्हें फंगस के नाम से भी जाना जाता है, लाइकेन, उल्वा, चारा, फ्लेडोफोरा, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ध्यान रखना आप। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? थेलोफाइटा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या थेलोफाइटा का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से दे दिया शैवाल, एल्गी दे दिया आपको, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझना है कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस करें, इनको भी थोड़ा सा हम एक एक करके अच्छे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी, शैवाल की। तो शैवाल जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के जलीय जीव होते हैं। ये अपना भोजन जो होते हैं स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करने की इनमें क्षमता होती है। इन प्लांट्स में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है। अगर हम शैवालों मतलब एल्गी के अध्ययन की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल विज्ञान मतलब एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल मतलब एल्गी का ही अध्ययन किया जाता है। अगर हम सबसे बड़े शैवाल की बात करें तो वो कौन सी है? माइक्रोसिस्टिस। वहीं सबसे छोटे शैवाल की बात करें तो वो कौन सा है? एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टिस और सबसे छोटा शैवाल जो होता है वो होता है एसिटाबुलेरिया। क्लियर? बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। वहीं चट्टानों पर जो शैवाल उग जाते हैं उन्हें लिथोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हैं कि सबसे बड़ा शैवाल और सबसे छोटा शैवाल जो है उसको आपको विपरीत लेके चलना है। मतलब सबसे बड़े शैवाल की बात हो रही है मतलब माइक्रो, और सबसे छोटे शैवाल की बात हो रही है मतलब बुल। बुल जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये दो वर्ड जो है आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो हमको छोटे की तरफ जाना है मतलब माइक्रो, और सबसे छोटा शैवाल पूछ ले तो बड़े की तरफ जाना है तो बुल। बुल वर्ड आपको यहाँ पर एसिटाबुलेरिया में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप दिमाग में इसको फिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शैवाल हैं, ऐसे बहुत सारी एल्गी है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको भी हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक शैवाल होता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम। ये जो शैवाल है, लाल सागर में जो लाल रंग है वो इसी शैवाल के कारण है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा शैवाल है जिसे तालाब या फिर जल के रेशम के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा है? वो है स्पाइरोगायरा शैवाल। इंपॉर्टेंट है ये। एक शैवाल है जो कि कीचड़ में पाया जाता है, उसका नाम है कारा। इसके बाद क्लोरेला शैवाल की बात करें तो क्लोरीन नामक प्रतिजैविक जो है वो इसी शैवाल से बनाई जाती हैं। एंड लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारगासम। सारगासम नामक जो शैवाल है, एल्गी है, यह भोजन के रूप में उपयोग होने वाली एक समुद्री शैवाल है जिसे खाया जाता है। किसे खाया जाता है? सारगासम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। और एक ऐसा शैवाल है जो कि बहुत ही खतरनाक है, सेफेल्यूरास। इस शैवाल के कारण चाय में जो है वो रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इन पौधों पर लाल कीट रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखना है, सेफेल्यूरास एल्गी के कारण। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट एल्गी जो हमने डिस्कस करी। इसके बाद हम बात करते हैं थेलोफाइटा का ही एक एग्जाम्पल है कवक, जिसे हम फंगस के नाम से जानते हैं। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। कवक जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, मतलब दूसरों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर? अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें कवक के तो यीस्ट होता है जो कि किण्वन की प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन में सहायक होता है। आपने देखा होगा जो ये ब्रेड वगैरह बनती है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ईस्ट को। इसके अलावा पेनिसिलियम नोटाटम नामक एक कवक है, इसी से ही पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज हुई थी। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवक है स्ट्रेप्टोमाइसिन निग्निकेंस, इसमें विटामिन B12 जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कवक है जो कि हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है। इसके बाद हम देखिए थैलोफाइटा का लास्ट एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं लाइकेन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? बेसिकली ये जो कवक और शैवाल होते हैं उसी से ही मिलकर बने होते हैं। और लाइकेन जो होते हैं यह सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, सिम्बोइसिस को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सहजीविता का अर्थ क्या है कि ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे का पोषण करते हैं। कौन? कवक और शैवाल। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन इन सभी को शैवाल को देता है। वहीं शैवाल जो होता है वो क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कर कवक को देता है, फंगस को देता है। मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे का पोषण कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सहजीविता बोलते हैं। तो लाइकेन जो है वो सहजीविता को प्रदर्शित करता है। लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का भी सूचकांक होता है। मतलब यह वायु में सल्फर और नाइट्रोजन जैसे वायुमंडलीय प्रदूषकों के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। प्रदूषण बढ़ने के कारण लाइकेन की जो आबादी होती है उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था ये पॉइंट। लाइकेन के अध्ययन की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी। नाम से स्पष्ट है तो इसको याद रखने की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थैलोफाइटा हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ये ऐसे प्लांट का समूह होता है जिसमें बीज जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें संवहनी ऊतक जो होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज़, वो भी नहीं होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जैसे जो कि पानी और खाद्य पदार्थों का संवहन करे, वो भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा वाले प्लांट जो होते हैं वो जल और थल दोनों पर उगते हैं। इसीलिए इसे प्लांट जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। किसे? ब्रायोफाइटा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SSC में ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से किसे प्लांट जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। उभयचर का मतलब ये होता है कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा का जो आकार होता है वो थैलस नुमा होता है। इनमें जड़ जो होती है वो नहीं होती है, लेकिन तने और पत्तियों के जैसी संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल देखें तो उसमें आता है मोसेस, जिन्हें हरिता कहा जाता है, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट, मार्केंशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्सिया और स्फेग्नम। ये जो मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल बताएं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल दिमाग में हमको छाप लेना है इसको। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पर? मोसेस, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट, मार्केंशिया, रिक्सिया और स्फेग्नम। मार्केंशिया से तो 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है, मोसेस से भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब क्या है? ब्रायोफाइटा है। थोड़ा सा जल्दी से अगर हम इनको डिटेल में डिस्कस करें, मोसेस की बात करें तो इस पौधे में वास्तविक जड़ों का जो होता है वो अभाव होता है। इनकी अगर हम देखिए लंबाई देखें तो 1 से 10 सेंटीमीटर की होती हैं बस, और छायादार और नम जगहों पर ये जो होते हैं समूहों में उगते हैं। मोसेस जो है ये बिना जड़ का पौधा है। अभी वर्तमान में इसकी 1200 से अधिक जातियाँ जो है वो पाई जाती हैं। वहीं हॉर्नवर्ट की बात करें तो ये एक महान जलीय पौधा है। लीवरवर्ट की बात करें तो ये छायादार और नम जगहों पर समूहों में उगते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर हम ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डिस्कस करें तो वो कौन सा है? डोसोनिया है। वहीं ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा पौधा जो होता है वो कौन सा होता है? जोप्सिस होता है। दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोसनिया सबसे बड़ा पौधा और जोप्सिस सबसे छोटा पौधा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकियोफाइटा की। इस प्रकार के प्लांट में जड़, तना और पत्ती जो होती है वो पाई जाती हैं। इन प्लांट्स में संवहनी ऊतक मतलब वास्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इन प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल एक चीज़ आप दिमाग के अंदर फिट कर लेना, थैलोफाइटा के हमने कोई भी टाइप डिस्कस नहीं करे, ब्रायोफाइटा के हमने कोई भी टाइप डिस्कस नहीं करे, बस हम ट्रेकियोफाइटा के टाइप डिस्कस कर रहे हैं। 3 टाइप डिस्कस कर रहे हैं इसके, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। क्लियर? सबसे पहले हम टेरिडोफाइटा को लेते हैं। तो टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उसमें फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। इन प्लांट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया वास्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर जो मुख्य पौधा होता है वो बीजाणुभिद होता है, मतलब स्पोरोफाइट होता है, जिसमें प्रायः जड़, तना, पत्ती ये सब उपस्थित होती हैं। अगर हम टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल डिस्कस करें तो उसके अंदर आते हैं फर्न, मेन फर्न,
डिक्सोनिया, लाइकोपोडियम, हॉर्सटेल, मॉर्सेलिया और सिलेजिनेला। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फर्न, मेन फर्न, डिक्सोनिया जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको बिल्कुल दिमाग में रखना है आपको। फर्न, मेन फर्न, डिक्सोनिया, लाइकोपोडियम, हॉर्सटेल, मॉर्सेलिया और सिलेजिनेला, ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म की। ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बीजों के ऊपर खोल या फिर आवरण जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इन्हें ही अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इनमें प्लांट्स के बीजों में अंडाशय जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इन पौधों की विशेषता क्या होती है? इनमें मूसला जड़ होती है, पत्तियाँ, फूल और बीज पाए जाते हैं, पर इनमें फल नहीं पाए जाते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म वाले। अगर हम इनके एग्जाम्पल डिस्कस करें तो है साइकस, पाइनस, स्ट्रॉबेरी, कॉनिफर, साइकेड, जिंकगो, जिंगो, ये सभी जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी के एग्जाम्पल हैं। सबसे छोटा अगर हम जिम्नोस्पर्म प्लांट डिस्कस करें तो वो कौन सा है? जेमिया पिग्मिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल दिमाग में जरूर रखिएगा आप, साइकस, पाइनस, स्ट्रॉबेरी, कॉनिफर, साइकेड और जिंको। यहाँ पर हमने साइकस और पाइनस की बात करी, तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछे जाती है, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए, साइकस के तनों से स्टार्च निकालकर साबूदाने का निर्माण किया जाता है। साइकस के जो बीज होते हैं ये अंडमान द्वीप के जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। साइकस को सागोपाम के नाम से भी जाना जाता है और इसे जीवित जीवाश्म मतलब लिविंग फॉसिल के रूप में भी पहचाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, साबूदाना जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस के तनों से स्टार्च निकालकर। ठीक है। अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस से चिलगोजा जो है वो प्राप्त किया जाता है, जो कि खाने के काम ही आता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा के रूप में भी जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म नट्स किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी, एग्जाम में पूछी जाती है। अब लास्ट में एंजियोस्पर्म को हम डिस्कस करते हैं, आवृत बीजी को। तो इस कैटेगरी के अंदर कैसे प्लांट्स आते हैं? इन प्लांट्स में जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं, अर्थात बीज जो होते हैं एक बंद आवरण में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स में हमको पुष्प भी लगते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं ये पूरे वनस्पति जगत में सर्वाधिक विकसित प्लांट हैं, जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती, फल, फूल ये सभी पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी प्लांट्स को बीज में मौजूद जो बीज पत्र होते हैं उनकी संख्या के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है, एक मोनोकोट्स और दूसरा डायकोट्स, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इनको भी जल्दी से हम कवर करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम जल्दी से पहले बीज पत्र की बात कर रहे हैं हम, तो बीज पत्र का मतलब आप समझ लो। बीज पत्र जो होता है ये पौधों के बीज जो होते हैं, सीड्स होते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले जो भ्रूण होते हैं, फेटस होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जब बीज जो होता है वो स्प्राउटेड हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, तो ये बीज पत्र जो होता है विकसित होकर पौधे की पहली और कोमल पत्ती के रूप में बाहर निकलता है। तो क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर हम मोनोकोट्स की बात कर रहे हैं, एक बीज पत्री की बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनके बीजों में केवल एक बीज पत्र जो होता है वो पाया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक बीज पत्री कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो बीज होते हैं उनको हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, धान, गन्ना, बांस, लहसुन, प्याज, केला, नारियल, ये सभी एक बीजपत्री मतलब मोनोकोट्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें, डायकोट्स की बात करें, तो ऐसे प्लांट्स जिनके बीज दो बीज पत्रों में बटे हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं, डायकोट्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले बीजों को दो बराबर भागों में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि मूंगफली, दालें, ओक, बीन्स, मटर, ये सभी द्विबीजपत्री मतलब डायकोट्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमारी एग्जाम के अंदर इनके एग्जाम्पल से ही सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। तो मोनोकोट्स और डायकोट्स आपको क्लियर हो गया होगा। एक की कैटेगरी के अंदर जो बीज आते हैं उनको दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, और एक कैटेगरी के अंदर जो बीज आते हैं उनको दो बराबर भागों में तोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये पादप जगत के सभी प्रकार जो है वो डिस्कस किए, जिसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा को हमने पढ़ा। ट्रेक्योफाइटा के अंतर्गत भी हमने टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को पढ़ा। एंजियोस्पर्म के अंदर हमने दो कैटेगरी डिस्कस करी, मोनोकोट्स और डायकोट्स। अब आगे हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, मतलब जिसके अंदर हम प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये प्लांट आपको यहाँ पर दिख रहा है। पौधे क्या करते हैं? पौधे का जो हरा वाला भाग होता है ये क्या करते हैं फ्रेंड्स?
सोलर एनर्जी को ग्रहण करके जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमिगत जल को लेते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होती हैं। पौधों में ये प्रोसेस जो है क्लोरोफिल एक पर्णहरित होता है उसकी उपस्थिति में पूर्ण होती हैं। यहाँ पर हमने क्लोरोफिल की बात करी तो ये पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, C55H72O5N4Mg, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। पौधों की जिन कोशिका सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती हैं। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो अलग अलग रंग होते हैं उसमें से लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज़्यादा लाल रंग को करता है, फिर नीला रंग को, और फिर करता है बैंगनी रंग को। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जल का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उपचयन होता है ऑक्सीजन के अंदर। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ग्लूकोज मतलब शर्करा के निर्माण में। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो है हमको देखने को मिलती हैं। इस पूरी प्रोसेस में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हमने प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करी जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस किया है। एग्जाम के अंदर सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, तने में पाया जाता है कि पत्ती में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है हमको कि पत्तियों में पाया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं तो हमको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में, इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यू को डिस्कस करें उससे पहले आप सभी को सेल के बारे में पता होगा, कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होती है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। चाहे ह्यूमन ले लो चाहे फिर प्लांट ले लो, सभी का शरीर जो होता है वो कोशिका मतलब सेल से मिलकर बना होता है। और ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनका कार्य और उत्पत्ति समान होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू से आपको क्या समझ में आ रहा, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लियर? यहाँ पर अगर हम ऊतक की बात कर रहे हैं तो ऊतक मतलब टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स तो दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये टिश्यू प्लांट के अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट के अंग जैसे कि जड़, तना, पत्तियाँ, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, स्थायी ऊतक की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक आता है सरल ऊतक मतलब सिंपल टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था जटिल ऊतक, जाइलम, फ्लोएम, वो इसी में आते हैं। सिंपल टिश्यू की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना। वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, जटिल ऊतक की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम जल और खाद्य पदार्थों का पौधे के अलग अलग अंगों में संवहन करने का होता है, मतलब ले जाने का होता है। तो जटिल ऊतक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। दोनों को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। तो ये ऊतक जो होता है पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। अब देखिए जाइलम के नाम में जल वर्ड हमको छुपा हुआ दिख रहा है, आगे ज और बीच में ल। तो ज को और ल को निकाल लो तो क्या बन गया, जल बन गया। तो पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करने का काम, ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम ऊतक का होता है। पौधों में अलग अलग भाग तक जल और मिनरल्स को ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। क्लियर हुआ आपको? अभी जो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो डिस्कस करी उस प्रोसेस में जो भूमि से जल ले जाने का काम जो होता है पौधों की पत्तियों तक, वो किस ऊतक का होता है, जाइलम ऊतक का ही होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लांट की अगर हमको आयु पता करना होती है कि उसकी एज क्या हो गई है तो जाइलम ऊतक मतलब जाइलम टिश्यू के जो एनुअल रिंग्स होती है, वार्षिक वलय होते हैं, उसको गिनकर ही आयु का पता लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू की। तो ये टिश्यू जो होता है ये भी पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों ने जो भोजन का निर्माण कर लिया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, उसे पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इस फ्लोएम टिश्यू का होता है। समझ में आया आपको? मिट्टी में से जल और जो मिनरल्स हैं उसको पौधे के अलग अलग भाग तक ले जा रहा है, और पत्तियों ने जो भोजन बनाया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उस बने हुए भोजन को पौधे के अलग अलग अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये समझ में आ गया आपको? तो ये हमने जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से डिस्कस किया। तो ये हमने प्लांट टिश्यू को समझा। आगे बात करते हैं प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं?
पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का काम जो है वो कौन करते हैं? हार्मोन करते हैं। अब पौधों के अंदर अलग अलग टाइप के हार्मोन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन, फ्लोरीजेंस, ये सभी हार्मोन जो होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अब सबका काम क्या क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सिन जो होते हैं ये पौधे के तने की वृद्धि में सहायक होते हैं और जड़ वृद्धि को भी नियंत्रित करते हैं। जिब्रेलिन्स की बात करें तो यह भी तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। खास बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो बोने पौधे होते हैं उनको ये लंबा कर देते हैं, जिब्रेलिन्स। साइटोकाइनिन हार्मोन की बात करें तो ये कोशिका विभाजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं एथिलीन की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो कि गैसीय अवस्था में होता है, जो फलों को पकाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो एथिलीन के द्वारा ही फलों को जो है वो पकाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लास्ट में फ्लोरीजेंस की बात करें तो ये फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है जो कि फूलों के खिलने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने जो ऑक्सिन्स की बात करी थी, इसका एक देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सिन्स की मात्रा जो होती है वो तने में अगर ज़्यादा है तो ये पौधे की वृद्धि अच्छे से करता है, पर अगर ऑक्सिन्स की मात्रा जड़ में ज़्यादा हो जाती है तो वो वृद्धि को रोक देता है। तो ये ऑक्सिन्स हार्मोन की कहानी है कि कहाँ पर इसकी अधिकता से पौधों की वृद्धि जो है वो इफेक्ट खाती है। तने में अधिकता के कारण पौधों की वृद्धि अधिक होती है, पर जड़ में अधिकता के कारण पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम बायो फर्टिलाइज़र की, जैव उर्वरक की। तो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर उस मिट्टी की उर्वरकता जो है वो बढ़ जाती है और पौधों के विकास में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इन्हें जीवाणु खाद के रूप में जाना जाता है। फसलों में जैव उर्वरक को मतलब बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों को अमोनिया के रूप में सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। इसी के साथ साथ मिट्टी भूमि में जो पहले से अघुलनशील फास्फोरस जो मौजूद होती है वो घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 78% हमारी नाइट्रोजन है और पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पर पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। पृथ्वी के मिट्टी में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको अपने जड़ों के माध्यम से वो लेते हैं, अवशोषित करते हैं, जो कि पौधों के पोषण और वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। समझ में आया आपको? तो पौधे जो है मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को अच्छी तरीके से ले पाए, जो अघुलनशील फास्फोरस है वो घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों के द्वारा उसे भी आसानी से लिया जा सके, उसके लिए जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया होगा आपको? बायो फर्टिलाइज़र जो है ये प्राकृतिक हैं, इसीलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरकता और शक्ति जो है वो बढ़ती हैं। बायो फर्टिलाइज़र रोगजनकों को पनपने नहीं देते हैं, मिट्टी में मौजूद कई हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं जो कि पौधों की बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? अगर कुछ इंपॉर्टेंट हम बायो फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसमें नाम आता है एजोला एवं एनाबिना का। इनका धान की फसल में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। एजोला की बात करें तो पानी में पनपने वाला छोटे बारीक पौधे की एक जाति का होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहा जाता है। हमने टेरिडोफाइटा में डिस्कस किया था। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, फर्न, मैन फर्न, डिक्सोनिया, तो उसी जाति का ये पौधा होता है। एजोला की जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें एनाबीना नामक नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। समझ में आया आपको? यहाँ पर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करी, तो ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी की वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट होकर पौधों को मिलती है। तो ये एजोला एनाबिना हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र में नाम आता है नील हरित शैवाल का। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नील हरित काई जो है एक जैविक खाद है। ये एक प्रकार का सूक्ष्मजीवी होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इसके अलावा एक और बायो फर्टिलाइज़र है इंपॉर्टेंट, राइजोबियम। ये भी बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर नाइट्रोजन का यौगीकरण कर दलहनी फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक है राइजोबियम। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा उर्वरक है जो कि धान की फसल में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे एजोला एनाबिना, और भी आपको कोई ऑप्शन मिल जाएंगे राइजोबियम के और ऐसे करके, तो उसमें ध्यान रखना है हमको एजोला एनाबिना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम प्लांट डिसीज़ के बारे में।
प्लांट संबंधी रोगों को हम अच्छे से कवर करते हैं। तो प्लांट के अंदर जो रोग हमको देखने को मिलते हैं उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो क्या होता है, फफूंद होता है, कवक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रोगों को डिस्कस करें तो उसमें देखिए सबसे पहला आता है टिक्का रोग, ये मूंगफली से संबंधित है। खेरा रोग, ये राइस का एक प्रसिद्ध रोग है जो कि जस्ते मतलब जिंक की कमी के कारण होता है। ब्लैक हार्ट रोग, ये आलू में होता है। भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके कारण आलू में ये रोग जो है वो देखने को मिलता है, ब्लैक हार्ट रोग। इसके बाद आता है मार्श रोग, ये मटर में होने वाला एक रोग है जो कि मैग्नीज की कमी के कारण होता है। इसके बाद आता है वाइट बर्ड रोग, मक्के में होने वाला एक रोग है जो कि जिंक की कमी के कारण ही होता है। जिंक की कमी से मक्के में सफ़ेद कली बनती है जिससे इसे सफ़ेद कली नामक रोग भी कहा जाता है। वाइट बर्ड रोग मक्के में देखने को मिलता है। इसके अलावा येलो वेन मोजेक रोग, ये भिंडी की मुख्य समस्या है। विषाणुजन्य रोग हैं, सफ़ेद मक्खी इस विषाणु का वाहक होती हैं। भिंडी में देखने को मिलता है येलो वेन मोजेक रोग। इसके बाद ब्लैक रस्ट रोग और वाइट रस्ट रोग की बात करें तो ब्लैक रस्ट रोग जो है ये रोग गेहूं से संबंधित हैं, ये गेहूं की गुणवत्ता को कम कर देता है। वहीं वाइट रस्ट रोग जो होता है ये सरसों मतलब मस्टर्ड का एक प्रमुख रोग है, ये एक कवक जनित रोग है जो कि सिस्टोपस कवक द्वारा फैलता है। तो ब्लैक रस्ट रोग और वाइट रस्ट रोग ध्यान रखिएगा, ब्लैक रस्ट रोग जो है ये गेहूं से संबंधित है, वहीं वाइट रस्ट रोग जो है ये सरसों मतलब मस्टर्ड से संबंधित है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने गेहूं के संबंधित रोगों की बात करी थी तो उसमें 2 रोग और दिमाग में रखिएगा, करनाल बंट रोग और टुंडू रोग। ये दोनों भी गेहूं से संबंधित ही रोग हैं जो कि गेहूं की गुणवत्ता में कमी कर देते हैं। आगे देखिए लाल सड़न रोग की बात करें जो कि गन्ने में देखने को मिलता है, ये भी फंगस मतलब कवक के कारण होता है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियाँ जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। इरगाट रोग की बात करें तो ये बाजरे में देखने को मिलता है, ये भी एक कवक के कारण होने वाला रोग है। तो ये हमने देखिए प्लांट की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ को डिस्कस किया जिनसे एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी की, पादप अकारिकी की। पादप अकारिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों की बाह्य संरचना जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनके रूपों और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक जड़ और एक तना। अब बात करें कि इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूली, गाजर ये क्या है, तो ये एक जड़ है जिसे खाया जाता है। वहीं आलू, अदरक ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब तने हैं जिन्हें खाया जाता है, पर इनके भी टाइप हैं। तो हम वही चीज़ें इस भाग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जड़ों की बात करें तो जड़ मतलब रूट के 2 टाइप होते हैं, एक टैप रूट और दूसरा एस्थेटिक रूट। अब टैप रूट से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमको यही पढ़ना है। टैप रूट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, मूसला जड़ों के मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम और चुकंदर, ये सभी जो हैं ये टैप रूट है, मूसला जड़ें हैं जिन्हें खाया जाता है। सीधे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम की मतलब तने की। तो पौधे का ऐसा भाग जो कि अंकुरित बीज के प्रांकुर से निर्मित होता है और भूमि के ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, तना कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भूमि के ऊपर जो रहता है उसी को हम तना बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम भी हमको देखने को मिलते हैं जिन्हें खाया जाता है। तो वही हम डिस्कस करेंगे। तने के देखिए 3 टाइप होते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा होता है एरियल स्टेम और तीसरा होता है सब एरियल स्टेम। अब जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो अंडरग्राउंड स्टेम से पूछा जाता है, भूमिगत तने से रिलेटेड। तो क्या होता है भूमिगत तना, तने का वह भाग जो भूमि के अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं, भूमिगत तना कहा जाता है। अब अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, आलू, अदरक, हल्दी, वाटर लिली, अरबी, केसर, लहसुन, प्याज, ये सभी जो होती है ये भूमिगत तने के अंतर्गत आती हैं। अब हमको फ्रेंड्स यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसके भी 4 टाइप देखने को मिलते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। ये 4 टाइप के भूमिगत तने हमको देखने को मिलते हैं। ट्यूबर को कंद कहा जाता है, राइजोम को प्रकंद कहा जाता है, कॉर्म को घनकंद कहा जाता है, वहीं बल्ब को शल्ककंद कहा जाता है। एक एक करके कुछ कुछ बेसिक चीज़ें इनकी वो भी हम देख लेते हैं। कंद की बात करें तो ये फूले हुए भूमिगत तने होते हैं, इसमें तने जो होते हैं वो भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके रखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलू। आलू क्या है, ट्यूबर है, कंद है। इसके बाद आता है राइजोम। राइजोम क्या है, एक संशोधित भूमिगत पौधे का तना होता है। ये क्षैतिज तने होते हैं, हॉरिजॉन्टल तने होते हैं जो कि भूमिगत बढ़ते हैं और अपनी गांठों से जड़ें जो है वो बाहर निकालते हैं। राइजोम के एग्जाम्पल देखें तो वो कौन कौन से हैं, प्रकंद के
अदरक, हल्दी, ये इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्यूबर स्तंभकंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, अदरक और हल्दी। इसके बाद कॉर्म की बात करते हैं अपन, घनकंद की बात करते हैं। तो यह तना जो होता है वो प्रकंद का ही एक संघनित मतलब कंडेंस्ड रूप होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरबी। एंड लास्ट में आता है बल्ब, जिसे शल्ककंद कहा जाता है। इस प्रकार का भूमिगत तना जो होता है बहुत ही छोटे छोटे शल्क पत्रों से मिलकर बना होता है। इसमें केंद्रीय कली के चारों ओर पत्तियों की परतें होती हैं और ये जो पत्तियां होती हैं भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके मांसाल मतलब फ्लेशी का रूप ले लेती हैं। मतलब इसमें जो भाग खाने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मांसाल पर्ण मतलब फ्लेशी लीव कहते हैं। और सबसे अच्छे इसके एग्जाम्पल है प्याज, लहसुन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो प्याज में जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, फ्लेशी लीव्स, मांसाल पर्ण। क्लियर हुआ आपको? यही एग्जाम में देखिए अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं छोटे से मैं जल्दी से आपको कवर करूं तो टैप रूट के एग्जाम्पल, मूसला जड़ों के एग्जाम्पल हो गए मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम और चुकंदर। अगर हम तने की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम की हमने बात करी, 4 टाइप के होते हैं। ट्यूबर, उसका एग्जाम्पल क्या है, आलू। राइजोम, उसका एग्जाम्पल क्या है, अदरक और हल्दी। कॉर्म की बात करें, घनकंद की, तो उसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अरबी। और शल्ककंद बल्ब की बात करें तो उसमें आते हैं लहसुन और प्याज। क्लियर हो गया होगा आपको? अब आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का आखिरी भाग हम डिस्कस करते हैं, पौधे एवं उसके खाने योग्य भाग, प्लांट्स एंड देयर ईटेबल पार्ट्स। यहाँ से भी एग्जाम में हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से छोटा सा पार्ट है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य फल भीति वाले फलों की। मध्य फल भीति को इंग्लिश में कहा जाता है मेसोकॉर्प। तो ऐसे फल जिनका मध्य फल भीति वाला भाग खाया जाता है, मेसोकॉर्प वाला भाग जो है वो खाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, आम, पपीता, जामुन, ये वो फल हैं जिनके मध्य फल भीति वाला भाग खाया जाता है। देखिए यहाँ पर आम आपको दिख रहा है। इस आम को हम जब खोलते हैं तो बाहर का जो परत है वो आपको दिख रहा है, वो छिलका हो गया। बीच में देखिए इसके बीज है और जो बीच वाला गुदा होता है उसे क्या कहा जाता है, मध्य फल भीति कहा जाता है, मेसोकॉर्प कहा जाता है और उसे ही खाया जाता है। वैसे ही पपीता के अंदर होता है और वैसे ही जामुन के अंदर होता है। क्लियर हुआ आपको? तो आम, पपीता और जामुन, ब्लैकबेरीज, ये वो फ्रूट्स हो गए जिनके मध्य फल भीति वाला भाग जो है वो खाया जाता है। आगे बात करते हैं अब हम पुष्पासन और बीज वाले फल की। पुष्पासन मतलब थैलेमस, ऐसे फ्रूट्स जिनके थैलेमस वाला पार्ट जो है वो हम खाते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए, सेब हो गया, एप्पल हो गया, पियर, नाशपाती हो गया, धनिया हो गया। ये वो फ्रूट्स हैं जिनके पुष्पासन वाला भाग को हम खाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एप्पल दिख रहा होगा, तो एप्पल में ये पत्तियाँ वाला पार्ट हो गया, इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है और बीच वाला पार्ट ये थैलेमस हो गया। कोई भी फल का बाहरी गूदेदार भाग जो होता है वही थैलेमस होता है और वही खाने योग्य होता है। सेम ऐसे ही नाशपाती में होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेब, नाशपाती और धनिया, कोरिएंडर, पुष्पासन एवं बीज वाले भाग को खाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भ्रूणपोष की, एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म वाले फल कौन कौन से हैं, तो ये हो गए गेहूँ, नारियल, सबसे अच्छे 2 एग्जाम्पल हैं जिनका हम एंडोस्पर्म वाला भाग जो है वो खाते हैं, भ्रूणपोष वाला। अब देखिए गेहूँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो गेहूँ का पौधा है, इसमें से यहाँ से हमको गेहूँ के ये दाने निकले। अब ये गेहूँ के दाने जो है ये भ्रूणपोष नहीं है। गेहूँ के दाने को भी जब हम काट लेते हैं तो जो इसका बाहरी वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, ब्रेन होता है, मतलब भूसा। और गेहूँ के जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे पीस कर हम आटा बना लेते हैं वही क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, उसे ही हम खाते हैं। क्लियर हुआ? तो एंडोस्पर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल गेहूँ। तो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म वाला भाग हम खाते हैं गेहूँ का। वैसे ही नारियल होता है, तो नारियल के अंदर भ्रूणपोष जो होता है वो सफ़ेद वाला भाग होता है अंदर, जिसे नारियल का मांस भी कहते हैं। यही नारियल का खाने योग्य भाग होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नारियल का पानी होता है वो क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, तरल भ्रूणपोष, जिसको भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्म वाले फल गेहूँ और नारियल। इसके बाद हम बात करते हैं फल भीति और बीजांडासन की, मतलब पेरिकार्प और प्लेसेंटा की। तो फल भीति, पेरिकार्प किसे कहते हैं, जो फल होता है फल के छिलके को ही क्या कहा जाता है, फल भीति कहा जाता है। तो इसके अच्छे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टमाटर, अमरूद, अंगूर, ये वो फल हैं जिसका हम पेरिकार्प और प्लेसेंटा वाला भाग जो है वो खाते हैं, फल भीति और बीजांडसन। यहाँ पर देखिए टमाटर आपको दिख रहा होगा, तो फल भीति और बीजांडसन यह टमाटर का खाने योग्य भाग हो गया। टमाटर के मध्य फल भीति, वो अंत फल भीति और बीज, ये सभी भाग खाने योग्य भाग होते हैं। सेम इसी तरीके से अंगूर आप देखेंगे
तो अंगूर में भी फल बीती वाला भाग जो है वो खाने योग्य होता है। कुछ अंगूर के अंदर हमको बीज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अंगूर के बीज जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं और कुछ के नहीं होते हैं। वहीं अमरूद की बात करें तो अमरूद में भी बीजांडसन और फल बीती वो खाने योग्य भाग होता है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं सपत्र, परिदल और बीज वाले की। उसके अंदर हमको 2 फल देखने को मिलते हैं, कटहल, जैकफ्रूट और मुलबेरी मतलब शहतूत। तो कटहल में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पत्ती वाला भाग हो गया, ये सपत्र हो गया। इसके अंदर का जो देखिए फ्रेंड्स गूदा वाला भाग होता है वो क्या हो गया, परिदल हो गया। और उस गूदे वाले भाग के अंदर बीज हमको देखने को मिलते हैं जिसे भी खाया जाता है। तो कटहल में सपत्र, परिदल और बीज ये तीनों भाग खाए जाते हैं। उसी तरीके से शहतूत में भी सपत्र, परिदल और बीज को खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मूंगफली का बीज पत्र जो है, जो कि मूंगफली के स्केल के अंदर भूरे रंग का होता है, और भ्रूण जो होता है यह बीज पत्र के अंदर सफ़ेद वाला भाग होता है। ये दोनों भाग जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। तो मूंगफली के अंदर बीज पत्र और भ्रूण इन दोनों को खाया जाता है। मटर की बात करें तो मटर में भ्रूण और पूर्ण बीज इन दोनों को खाया जाता है। मटर में जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, छिलके के अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, भ्रूण होता है। और पूर्ण बीज जो होता है वो क्या होता है, भ्रूण का जो पूरा भाग होता है वही पूर्ण बीज कहलाता है। ये सभी मटर के खाने योग्य भाग होते हैं। प्याज में अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था, मांसाल पर्ण जो है वो प्याज के अंदर खाया जाता है। प्याज में खाने योग्य भाग हैं उसकी जो शल्क पत्र होते हैं, मांसाल पर्ण, उन्हें ही खाया जाता है। मिर्ची में बात करें तो संपूर्ण फल को खाया जाता है। मिर्ची में मिर्ची का संपूर्ण फल जो होता है वो पूरा खाने योग्य भाग होता है। अनार की बात करें फ्रेंड्स, अनार की बात करें, पोमीग्रेनेट की बात करें तो रसीले बीज चोल इसमें खाने योग्य भाग होता है। अनार के फल में रसीले बीज चोल को खाया जाता है। नींबू में रसीले रोम वाला भाग जो होता है वो खाया जाता है। इसे निचोड़कर इसका तरल पदार्थ जो है वो खाने योग्य होता है। वहीं लीची में बात करें तो लीची में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो लीची फल का जो एरिल भाग होता है वो खाने योग्य होता है। एरिल जो होता है वो बीज को चारों तरफ से क्या करता है, घेर के रखता है, उसे ही खाया जाता है। बाहर का छिलका वाला पार्ट हटा दो, बीज वाला पार्ट हटा दो, तो बीज का जो पार्ट बचा उसे एरिल कहते हैं और यही लीची में खाया जाता है। तो ये क्लियर हुआ आपको? ये हमने डिस्कस करे फ्रेंड्स प्लांट्स एंड देयर ईटेबल पार्ट्स को, पौधे और उसके खाने योग्य भाग। इसके बाद कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है, जल्दी से हम उसको भी कवर कर लेते हैं। कहवा जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार की चाय होती है। ये पौधे की फलियों से मतलब बीज से प्राप्त किया जाता है। अफीम पोस्ता की बात करें तो ये पौधे के बिना पके फल के लेटेक्स मतलब दूध से प्राप्त किया जाता है अफीम पोस्ता को। लौंग जो होता है यह पौधे के फूल की कलियों मतलब फ्लावर बर्ड से प्राप्त किया जाता है। केसर जो होता है यह पौधों के फूल के वतिकाग्र मतलब स्टिग्मा से उत्पन्न होता है, जिसे क्रोकस सेटिवस के नाम से जाना जाता है। सिनकोना की बात करें तो इस पौधे की छाल से कुनेन नामक औषधि जो है वो बनाई जाती है, जो कि मलेरिया ज्वरों में लाभदायक होती हैं। एंड लास्ट में मांसाहारी पौधों के कुछ नाम है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या है, एक प्रकार का मांसाहारी पौधा है। और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कैम्पेंसिस, पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, बटरवॉट मंकी कप, ये सारे पौधे जो हैं मांसाहारी पौधे के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स दिमाग में रखिएगा ड्रोसेरा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये प्लांट किंगडम वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से प्लांट के टाइप्स को डिस्कस किया, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा हमने, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस किया, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, प्लांट हार्मोन को हमने डिस्कस किया, बायो फर्टिलाइज़र, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिका के बारे में हमने बात करी, प्लांट डिसीज़ को भी कंप्लीट किया, एंड लास्ट में प्लांट्स एंड देयर ईटेबल पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये पूरा प्लांट किंगडम हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये जो मैंने कंटेंट आपको दिया है ये बिल्कुल एकदम प्योर कंटेंट है, सीधे सीधे इन्हीं में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, अच्छे से थ्योरी पढ़ना है। अभी हम देखिए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और मैंने आपको टेस्ट के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। आपको लगातार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, बार बार वो क्वेश्चंस लगाने, टॉपिक को रिवाइज करना है और बार बार वो क्वेश्चंस लगाने। जितनी बार आप ये क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सीधे सीधे एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और मैंने क्वेश्चंस भी वैसे ही बनाए कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिले। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, 10-15 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से उनको सॉल्व करते हैं। टेस्ट के अंदर मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उनको बार बार लगाइएगा। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है।
एंजियोस्पर्म को बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट्स और डायकोट्स। यहाँ पर ए आंसर सही होगा 2। निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो मर्चेंटिया यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है हमको, जो कि ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? तो ड्रोसेरा जो है ये एक मांसाहारी पौधा है, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म। 2 पार्ट में देखिए हमने इसको स्टडी किया था, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, मोनोकोट्स और डायकोट्स। अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं शैवाल, एल्गी, कवक, लाइकेन, ये सभी आते हैं थैलोफाइटा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? थैलोफाइटा है, बिल्कुल है, एंजियोस्पर्म भी है, टेरिडोफाइटा भी है, हेमिकोर्डेटा जो है ये पादप जगत का कोई भी समूह नहीं है। फाइकोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? फाइकोलॉजी यहाँ पर शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। निम्न में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? किस फसल में किया जाता है इन बायो फर्टिलाइजर का उपयोग? चावल में, धान की फसल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है ये प्राप्त किया जाता है पाइन से। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम भी होता है, दलहनी फसलों में उपयोग किया जाता है इसका, नीलहरी शैवाल का भी किया जाता है, एजोला का भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी का जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। फर्न, हॉस्टेल, लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो किस समूह से संबंधित हैं ये? टेरिडोफाइटा से संबंधित हैं, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सा है फ्रेंड्स? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। हमने बहुत सारे प्लांट हार्मोन की बात करी थी, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, फ्लोरीजेंस, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन बिल्कुल सही आंसर होगा। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है, तो किस रोग का सूचक होता है ये? वाइट बर्ड रोग का सूचक होता है। जिंक की कमी के कारण ये रोग होता है। जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली जो है वो बनने लगती हैं, इसीलिए इसे सफ़ेद कली नामक रोग जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर जिंक की कमी से, डी आंसर। करनाल बंट रोग हैं। करनाल बंट रोग जो है ये गेहूं की फसल का एक रोग है, गेहूं की गुणवत्ता में कमी कर देता है ये, बी आंसर। प्लांट रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो प्लांट के अंदर रोग होने का उत्तरदायी सबसे ज़्यादा कारक है फफूंद का, फंगस का, कवक का। तो ए आंसर। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग जो है ये मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली के अंदर हमको टिक्का रोग जो है वो देखने को मिलता है। एंड लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? पोषक वाहक मतलब भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो भोजन को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जल और मिनरल्स को पहुंचाना होता है। फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। तो यहाँ पर फ्लोएम, बी आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अगर आप थ्योरी को अच्छे से स्टडी करोगे, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है उतना अगर अच्छे से पढ़ लोगे, जो कि मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ही बताया है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और बार बार इस टॉपिक का जो मैंने टेस्ट दे रखा है उसकी प्रैक्टिस करो। 101% प्लांट किंगडम से आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मैंने टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लगातार उनकी बस प्रैक्टिस करते रहो। तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।